द फंडल इफेक्ट में आपका स्वागत है। आज हम रिएक्ट की दुनिया में गोता लगा रहे हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण एपीआई पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, क्रिएट रूट। अगर कोई समझना चाहता है कि मॉडर्न रिएक्ट एप्लीकेशंस ब्राउज़र में कैसे जीवन पाते हैं, तो इसे समझना बेहद ज़रूरी है। हमारी ये जो चर्चा है, इसका आधार रहेगा रिएक्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से लिए गए अंश, ताकि जानकारी बिल्कुल सटीक और विश्वसनीय हो। तो हमारा मिशन है क्रिएट रूट की पहेली को सुलझाना। ये असल में क्या है, इसे कोड में कैसे इस्तेमाल करते हैं और रिएक्ट डेवलपमेंट के बड़े लैंडस्केप में इसकी जगह कहाँ है। बिल्कुल। हम देखेंगे कि ये क्लाइंट साइड रेंडरिंग की प्रक्रिया कैसे शुरू करता है और इससे जुड़े कौन-कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें जानना जरूरी है, खासकर जब आप रिएक्ट 18 या उसके बाद के वर्जन्स पर काम कर रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक सवाल से। क्रिएट रूट आखिर है क्या? ये रिएक्ट डॉम क्लाइंट लाइब्रेरी से मिलने वाला एक फंक्शन है ना? इसका मुख्य काम है ब्राउज़र के किसी डॉम एलिमेंट के अंदर रिएक्ट कंपोनेंट्स को दिखाने के लिए एक रूट या कहें एक एंट्री पॉइंट तैयार करना। इसे ऐसे सोच सकते हैं कि ये आपके वेब पेज के एक हिस्से को रिएक्ट के हवाले कर देता है कि लो, अब इस जगह का मैनेजमेंट तुम संभालो। एकदम सही कहा। जब आप क्रिएट रूट को कॉल करते हैं तो आप रिएक्ट को बताते हैं कि उसे किस डॉम नोड के अंदर अपना जादू चलाना है। रिएक्ट फिर उस नोड के कंटेंट को पूरी तरह से मैनेज करने लगता है। ये क्लाइंट साइड पर रेंडर होने वाले ऐप्स के लिए, जहां ब्राउज़र ही यूआई बनाता है, एक फंडामेंटल स्टार्टिंग पॉइंट है। अच्छा, इस्तेमाल करने का तरीका कैसा है? क्या ये जटिल है? नहीं, सिंटैक्स तो काफी सीधा लगता है। क्रिएट रूट डॉम नोड कॉमा ऑप्शंस। यहाँ डॉम नोड वो HTML एलिमेंट है जहाँ आप अपना रिएक्ट ऐप दिखाना चाहते हैं। आमतौर पर इसे document.getElementById जैसे तरीकों से हासिल किया जाता है और इसमें एक दूसरा वैकल्पिक आर्ग्यूमेंट भी है, ऑप्शंस नाम का एक ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है? हाँ, ये ऑप्शंस ऑब्जेक्ट कुछ एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशंस के लिए दरवाजे खोलता है, जो प्रोडक्शन एप्लीकेशंस में काफ़ी काम आ सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से दो चीज़ें हैं। पहला है एरर हैंडलिंग कॉलबैक्स, ऑन कॉट एरर, ऑन अनकॉट एरर और ऑन रिकवरेबल एरर। ये प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में होने वाली एरर्स को पकड़ने और उन्हें कस्टम तरीके से लॉग करने या जैसे रिपोर्टिंग सर्विसेज को भेजने के लिए बहुत उपयोगी हैं। अच्छा, एरर हैंडलिंग के लिए। जी, थोड़ा और विस्तार में बताऊं तो ऑन कॉट एरर उन एरर्स के लिए है जिन्हें रिएक्ट के एरर बाउंड्रीज ने हैंडल किया है, मतलब वो स्पेशल कंपोनेंट्स जो एरर्स पकड़ते हैं। ऑन अनकॉट एरर उनके लिए जो कहीं हैंडल नहीं हुई, और ऑन रिकवरेबल एरर तब कॉल होता है जब रिएक्ट किसी एरर से खुद ब खुद रिकवर कर लेता है। इन कॉलबैक्स में आपको एरर ऑब्जेक्ट और एरर इन्फो मिलता है, जिसमें कंपोनेंट स्टैक जैसी डिबगिंग इन्फॉर्मेशन होती है। अच्छा, यानी एरर्स को बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए ये ऑप्शंस दिए गए हैं। और दूसरा ऑप्शन क्या था? दूसरा है आइडेंटिफायर प्रीफिक्स। ये एक स्ट्रिंग प्रीफिक्स है जिसे रिएक्ट यूज आईडी हुक द्वारा जनरेट की गई आईडीज के आगे जोड़ देता है। आइडेंटिफाई प्रीफिक्स, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? सोचिए एक ऐसा पेज जहां एक नहीं बल्कि कई छोटे छोटे रिएक्ट एप्लीकेशंस एक साथ चल रहे हों, जैसे माइक्रो फ्रंट एंड आर्किटेक्चर में होता है। हाँ, समझ गया। तो वहां ये प्रीफिक्स ये सुनिश्चित करता है कि अलग अलग रिएक्ट रूट्स द्वारा जनरेट की गई आईडीज आपस में टकराए नहीं। आईडीज यूनिक रहती हैं। ठीक है, तो हमने क्रिएट रूट कॉल किया, उसे डॉम नोड दिया और जरूरी ऑप्शंस भी बता दिए। अब हमें मिलता क्या है? ये फंक्शन रिटर्न क्या करता है? क्रिएट रूट कॉल करने पर आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है। इस ऑब्जेक्ट के पास मुख्य रूप से दो पावर्स या मेथड्स होते हैं जिनका आप इस्तेमाल करेंगे, रेंडर और अनमाउंट। रेंडर और अनमाउंट, ठीक है। तो क्रिएट रूट हमें एक ऑब्जेक्ट देता है। अब सवाल यह है कि इस ऑब्जेक्ट से हम करते क्या हैं? चलिए पहले रेंडर मेथड की बात करते हैं। रेंडर मेथड का काम क्या है? जैसा नाम से जाहिर है, ये रेंडरिंग से जुड़ा है। बिल्कुल। क्रिएट रूट से मिले रूट ऑब्जेक्ट पर आप रेंडर मेथड कॉल करते हैं और उसे बताते हैं कि क्या दिखाना है। आमतौर पर ये आपका मेन ऐप कंपोनेंट होता है जिसे JSX में दिखा जाता है, जैसे ऐप। तो कॉल कुछ ऐसा दिखेगा, root.renderApp। हाँ, और ये रिएक्ट नोड जो आप रेंडर को देते हैं वो सिर्फ JSX कंपोनेंट ही नहीं बल्कि कुछ भी हो सकता है जिसे रिएक्ट दिखा सकता है, जैसे react.createElement से बना एलिमेंट, कोई स्ट्रिंग, नंबर या यहाँ तक कि नल या अनडिफाइंड, जो कुछ भी रेंडर नहीं करेगा।
अब यहाँ एक दिलचस्प बात है कि रेंडर काम कैसे करता है। जब आप पहली बार किसी रूट पर रेंडर कॉल करते हैं तो रिएक्ट उस डॉम नोड के अंदर मौजूद किसी भी पुराने HTML कंटेंट को पूरी तरह से हटा देता है और फिर आपके दिए गए रिएक्ट कंपोनेंट को रेंडर करता है। लेकिन अगर आप उसी रूट पर दोबारा रेंडर कॉल करते हैं, हालांकि सिंगल पेज एप्स में इसकी ज़रूरत कम पड़ती है, तो रिएक्ट बहुत स्मार्ट तरीके से काम करता है। ये डॉम को नष्ट करके दोबारा नहीं बनाता, बल्कि ये पिछली बार रेंडर हुए ट्री से नए ट्री का मिलान करता है और सिर्फ उन्हीं हिस्सों को अपडेट करता है जो बदले हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा कंपोनेंट के स्टेट अपडेट होने पर होता है, एफिशिएंट और स्टेट को प्रिजर्व करते हुए। तो इसका मतलब अगर किसी वजह से हमें रूट पर दोबारा रेंडर कॉल करना भी पड़े तो परफॉर्मेंस के लिहाज से ये ठीक है, रिएक्ट उसे कुशलता से संभाल लेगा। हाँ, ज्यादातर मामलों में रिएक्ट का डिफिंग एल्गोरिदम यह सुनिश्चित करता है कि डॉम अपडेट्स मिनिमल हों। हालांकि मॉडर्न रिएक्ट ऐप्स में आमतौर पर आप रूट लेवल पर बार बार रेंडर कॉल नहीं करते, आप कंपोनेंट स्टेट और प्रॉप्स के जरिए UI अपडेट्स मैनेज करते हैं। रेंडर के बारे में एक और जरूरी बात जो कि डॉक्यूमेंटेशन में लिखी है वो है इसकी सिंक्रोनिसिटी को लेकर। क्या आप इस पर थोड़ी रोशनी डाल सकती हैं? जरूर। ये ध्यान रखना जरूरी है कि root.render खुद पूरी तरह से सिंक्रोनस नहीं है, खासकर जब बात इफेक्ट्स के चलने की आती है, यूज इफेक्ट, यूज लेआउट इफेक्ट के चलने की आती है। रिएक्ट ऐसा परफॉर्मेंस के लिए करता है ताकि लंबे रेंडरिंग प्रोसेस UI को ब्लॉक ना करे। इसका मतलब है कि root.render कॉल के तुरंत बाद लिखा गया कोड रेंडर के दौरान ट्रिगर होने वाले इफेक्ट्स के पूरा होने से पहले चल सकता है। तो अगर कोई कोड है जो रेंडर के तुरंत बाद डॉम के अपडेटेड स्टेट पर निर्भर करता है तो वहाँ दिक्कत हो सकती है। हाँ, कुछ एज केसेस में हो सकता है। जैसे अगर आप रेंडर के ठीक बाद डॉम से कुछ मेजर करना चाहें जो UEffect में सेट हो रहा हो, आमतौर पर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर इनिशियल रेंडर का पूरी तरह सिंक्रोनस होना बहुत ज़रूरी है तो आप रेंडर कॉल को रिएक्ट डॉम से इंपोर्ट किए गए फ्लश सिंक फंक्शन में रैप कर सकते हैं। फ्लश सिंक कॉजेज root.render ऐप। लेकिन हाँ, इसे सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये परफॉर्मेंस बेनिफिट्स को निगेट कर सकता है। ठीक है, रेंडर समझ आ गया। अब उस दूसरे मेथड पर आते हैं, अनमाउंट। ये क्या करता है? root.unmount का काम है सफाई करना। जब आप इसे कॉल करते हैं तो ये उस रूट के अंदर रेंडर हुए पूरे रिएक्ट कंपोनेंट ट्री को नष्ट कर देता है। रिएक्ट उस डॉम नोड से अपना कंट्रोल हटा लेता है। इसका मतलब ये भी है कि उस ट्री से जुड़े सभी कंपोनेंट्स अनमाउंट हो जाते हैं, उनके स्टेट क्लियर हो जाते हैं और इवेंट हैंडलर्स रिमूव कर दिए जाते हैं। ये एक तरह से रिएक्ट को उस हिस्से से पूरी तरह विदा करने जैसा है। आमतौर पे सिंगल पेज ऐप्स में तो रिएक्ट ही सब कुछ मैनेज करता है, तो ये अनमाउंट मैन्युअली क्यों कॉल करना पड़ता है? क्या ऐसी स्थितियां आम है? ये एक अच्छा सवाल है। अगर आपका पूरा एप्लीकेशन रिएक्ट में बना है, मतलब सिंगल पेज एप्लीकेशन है, तो आपको शायद कभी भी अनमाउंट कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिएक्ट एप्लीकेशन के बंद होने पर ब्राउज़र खुद ही सब क्लीन अप कर देता है। अनमाउंट की ज़रूरत ज़्यादातर उन सिनारियोज में पड़ती है जहां रिएक्ट आपके पेज के सिर्फ एक हिस्से को कंट्रोल कर रहा हो और वो हिस्सा या उसका पेरेंट एलिमेंट किसी दूसरे जावास्क्रिप्ट कोड द्वारा डॉम से हटाया जा सकता हो। जैसे कोई पुराना jQuery प्लगइन या वैनिला JS। हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए आपके पास एक टैब्ड इंटरफेस है जो jQuery से बना है। एक टैब के अंदर आपने रिएक्ट कंपोनेंट रेंडर करने के लिए क्रिएट रूट का इस्तेमाल किया। जब यूजर दूसरे टैब पर क्लिक करता है और jQuery पहले टैब के कंटेंट को डॉम से हटा देता है तो रिएक्ट को इस बारे में पता नहीं चलता। ऐसे में कंटेंट हटने से ठीक पहले root.unmount कॉल करना जरूरी है ताकि रिएक्ट अपने कंपोनेंट्स को ग्रेसफुली क्लीन अप करने का मौका दे सके, जैसे इवेंट लिसनर्स हटाना या कोई बैकग्राउंड सब्सक्रिप्शन बंद करना। इससे मेमोरी लीक से बचने में मदद मिलती है। और एक बात ध्यान रखने वाली है कि एक बार अनमाउंट कॉल कर दिया तो खेल खत्म। आप उसी रूट ऑब्जेक्ट पर दोबारा रेंडर कॉल नहीं कर सकते। सही कहा। ऐसा करने पर कैन नॉट अपडेट एन अनमाउंटेड रूट जैसी एरर आएगी। हाँ, अगर आपको उसी डॉम नोड पर दोबारा रिएक्ट कंपोनेंट दिखाना है तो आप पुराने रूट को अनमाउंट करने के बाद उसी डॉम नोड के लिए एक नया रूट क्रिएट रूट से बना सकते हैं। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल यूसेज सिनेरियोज देखते हैं। पहला और सबसे आम सिनेरियो है एक पूरी तरह रिएक्ट से बना एप्लीकेशन। हाँ, अगर आपका पूरा वेब एप्लीकेशन रिएक्ट पर आधारित है तो आमतौर पर आप पूरी एप्लीकेशन के लिए सिर्फ एक ही रूट बनाएंगे। आपके index.html में कहीं एक कंटेनर डिव होगा, जैसे div id equals to root div,
और आपकी मेन जावास्क्रिप्ट फाइल में आप बस एक बार create root और render कॉल करेंगे। const root equals to create root document.get element by id root root.render app। बस ये एप्लीकेशन के स्टार्टअप पर एक बार होता है और उसके बाद रिएक्ट उस #root div के अंदर पूरे UI को संभालता है। सारे अपडेट्स कंपोनेंट्स के इंटरनल स्टेट या प्रॉप्स के जरिए होते हैं। अगर आपको UI का कोई हिस्सा DOM में कहीं और दिखाना है, जैसे मॉडल या टूल टिप, तो उसके लिए पोर्टल्स का इस्तेमाल किया जाता है, न कि नए रूट का। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर बात करना जरूरी है, खासकर परफॉर्मेंस और यूजर एक्सपीरियंस के लिहाज से। क्लाइंट साइड रेंडरिंग जो क्रिएट रूट करता है, उसकी एक चुनौती है। जब यूजर पहली बार पेज लोड करता है तो पहले HTML आता है, फिर CSS, फिर जावास्क्रिप्ट डाउनलोड होती है, पार्स होती है, एग्जीक्यूट होती है और तब जाकर रिएक्ट UI बनाता है। इस बीच यूजर को अक्सर एक खाली सफेद पन्ना या लोडिंग इंडिकेटर दिखता है। हाँ, ये फर्स्ट कॉन्टेंटफुल पेंट FCP और लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट LCP जैसे मैट्रिक्स को प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल। इसी समस्या को हल करने के लिए सर्वर साइड रेंडरिंग SSR या स्टैटिक साइट जनरेशन SSG जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है। इनमें इनिशियल HTML सर्वर पर ही SSR या बिल्ड प्रोसेस के दौरान SSG जनरेट हो जाता है, तो यूजर को तुरंत कंटेंट दिखता है, भले ही जावास्क्रिप्ट अभी लोड हो रही हो। तो SSR SSG वाले ऐप्स में क्रिएट रूट का क्या रोल है, या कुछ और है? यहीं पर एक बहुत बड़ा पिटफॉल है जिससे बचना जरूरी है। अगर आपका ऐप SSG या SSR इस्तेमाल कर रहा है तो आपको क्रिएट रूट की जगह हाइड्रेट रूट फंक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए। हाइड्रेट रूट? अच्छा, ये क्रिएट रूट से अलग कैसे है? इसे ऐसे समझें, क्रिएट रूट सर्वर से आए HTML को अनदेखा करता है और सब कुछ क्लाइंट साइड पर स्क्रैच से रेंडर करता है, मतलब वो पुराने HTML को फेंक देता है जी। जबकि हाइड्रेट रूट सर्वर रेंडर्ड HTML को देखता है, उसे रीयूज करता है और उसमें बस जरूरी चीजें जैसे इवेंट लिस्टनर्स जोड़ देता है, स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ता। ये प्रोसेस हाइड्रेशन कहलाता है। अरे हाँ, ये तो बहुत जरूरी बात है। सर्वर साइड रेंडरिंग पर माइग्रेट करते समय ये गलती आसानी से हो सकती है। क्रिएट रूट इस्तेमाल करने से परफॉर्मेंस खराब होगी और हो सकता है यूजर का स्टेट भी खो जाए। एकदम। क्रिएट रूट सर्वर रेंडर्ड कंटेंट को नष्ट कर देगा, जिससे पेज पर एक फ्लिकर दिख सकता है, स्क्रॉल पोजीशन रीसेट हो सकती है और यूजर इनपुट खो सकता है। तो SSRSG के साथ हमेशा हाइड्रेट रूट। इसका ABI थोड़ा अलग है और इसे आमतौर पर रेंडर कॉल की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं। एक ऐसा पेज जो पूरी तरह रिएक्ट में नहीं बना है, बल्कि रिएक्ट का इस्तेमाल कुछ हिस्सों में ही किया गया है। इसे कभी-कभी स्प्रिंकल्स अप्रोच भी कहते हैं। हाँ, ये भी काफी आम है, खासकर जब आप किसी मौजूदा नॉन रिएक्ट एप्लीकेशन में धीरे धीरे रिएक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हों। इस केस में आप पेज के अलग अलग हिस्सों के लिए मल्टीपल क्रिएट रूट कॉल्स कर सकते हैं। जैसे हो सकता है हेडर में नेविगेशन के लिए एक रिएक्ट कंपोनेंट हो और साइड बार में वेदर विजेट के लिए दूसरा। बिल्कुल, आप #navigation div के लिए एक रूट बनाएंगे और उसमें नेविगेशन रेंडर करेंगे और #weather widget div के लिए दूसरा रूट बनाकर उसमें वेदर विजेट रेंडर करेंगे। हर रूट अपने हिस्से के DOM को इंडिपेंडेंटली मैनेज करेगा। हाँ, आप जावास्क्रिप्ट को उपयोग करके डायनामिकली DOM नोड बनाकर भी उसमें रिएक्ट कंपोनेंट रेंडर कर सकते हैं। जैसे यूजर के बटन क्लिक करने पर एक मॉडल दिखाना हो, आप const model node equals to document.createElement div, document.body.append model node, const root equals to create root model node, root.render my model कर सकते हैं। ऐसे डायनामिक केसेस में जब मॉडल बंद हो तब root.unmount कॉल करना और मॉडल नोड को DOM से हटाना रिसोर्स क्लीनअप के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, ये अनमाउंट का अच्छा यूज केस है। अब जब हम कोड लिखते हैं तो गलतियां होना स्वाभाविक है। क्रिएट रूट के साथ काम करते समय कुछ आम समस्याएं हैं। चलिए उन पर और उनके समाधानों पर एक नजर डालते हैं। पहली और शायद सबसे आम समस्या, रूट तो बनाया पर पेज पर कुछ दिख ही नहीं रहा, खाली है सब। हाँ, ये अक्सर होता है। 99% मामलों में इसका कारण होता है कि आपने क्रिएट रूट DOM नोड तो कॉल कर दिया, लेकिन उसके बाद उस रिटर्न रूट ऑब्जेक्ट पर root.render your app कॉल करना भूल गए। याद रखें, क्रिएट रूट सिर्फ रिएक्ट के लिए जगह तैयार करता है, कंटेंट दिखाने के लिए रेंडर कॉल करना अनिवार्य है। बिल्कुल, रेंडर के बिना कुछ नहीं दिखेगा। दूसरी समस्या, कंसोल में एरर दिखती है,
टारगेट कंटेनर इज नॉट अ डॉम एलिमेंट। इसका सीधा मतलब है कि क्रिएट रूट को जो पहला आर्ग्यूमेंट डॉम नोड दिया गया वो असल में एक वैलिड डॉम एलिमेंट नहीं है, बल्कि शायद नल या अनडिफाइंड है। इसके कुछ सामान्य कारण हो सकते हैं। पहला, आपने document.getElementById some ID इस्तेमाल किया, लेकिन या तो आईडी में टाइपो है या जिस एलिमेंट को आप टारगेट कर रहे हैं वो HTML में मौजूद ही नहीं है। दूसरा, और ये बहुत आम है, आपकी जावास्क्रिप्ट फाइल हेड में या HTML बॉडी में एलिमेंट डिफाइन होने से पहले लोड और एग्जीक्यूट हो रही है। अच्छा, तो स्क्रिप्ट टाइमिंग इशू। हाँ, जब getElementById चलता है तब तक वो एलिमेंट डॉम में बना ही नहीं होता, इसलिए नल मिलता है। आसान हल है कि अपनी स्क्रिप्ट टैग को बॉडी के बिल्कुल अंत में रखें। तीसरा, कहीं आपने गलती से क्रिएट रूट ऐप तो नहीं लिख दिया? पहला आर्ग्यूमेंट हमेशा डॉम नोड होना चाहिए, रिएक्ट कंपोनेंट नहीं। डीबग करने के लिए क्रिएट रूट कॉल करने से ठीक पहले console.log डॉम नोट करके देख लें कि आपको वैलिड एलिमेंट मिल रहा है या नल। सही है, कंसोल लॉग तो पहला डिबगिंग स्टेप है। तीसरी समस्या, एरर आती है, यू पास्ड अ सेकंड आर्ग्यूमेंट टू root.render। ये एरर तब आती है जब आप ऑप्शंस ऑब्जेक्ट जैसे आइडेंटिफाई प्रीफिक्स या एरर कॉलबैक्स को क्रिएट रूट के दूसरे आर्ग्यूमेंट में देने के बजाय गलती से root.render के दूसरे आर्ग्यूमेंट में दे देते हैं। याद रखें, ऑप्शंस क्रिएट रूट के लिए हैं, रेंडर के लिए नहीं। तो सही तरीका है const root इक्वल टू क्रिएट रूट कंटेनर कॉमा ऑप्शंस root.render ऐप। हाँ, बिल्कुल। root.render ऐप कॉमा ऑप्शंस गलत है। चौथी समस्या, एरर दिखती है, functions are not valid as a React child। ये एरर आमतौर पर तब आती है जब आप root.render में JSX सिंटैक्स ऐप इस्तेमाल करने के बजाय गलती से सिर्फ फंक्शन का रेफरेंस ऐप पास कर देते हैं। रिएक्ट को कंपोनेंट रेंडर करने के लिए फंक्शन कॉल जो JSX करता है या एलिमेंट चाहिए, सिर्फ फंक्शन रेफरेंस नहीं। समाधान सीधा है, root.render ऐप गलत की जगह root.render ऐप सही लिखें। हाँ, या अगर आपके पास कोई फैक्ट्री फंक्शन है जो कंपोनेंट रिटर्न करता है तो उसे कॉल करना होगा root.render create app component। और पांचवी, जो SSR SSG से जुड़ी है, सर्वर रेंडर्ड HTML गायब होकर दोबारा बन रहा है। हाँ, जैसा हमने पहले चर्चा की, अगर आपका ऐप सर्वर रेंडर्ड है और आप गलती से हाइड्रेट रूट की जगह क्रिएट रूट इस्तेमाल कर रहे हैं तो यही होगा। ब्राउज़र में इनिशियल HTML दिखेगा, फिर जावास्क्रिप्ट लोड होगी, क्रिएट रूट चलेगा, वो सर्वर वाले HTML को फेंक देगा और सब कुछ क्लाइंट पर फिर से बनाएगा, जिसका नतीजा होता है धीमी इनिशियल लोड, कंटेंट का फ्लिकर करना और हो सकता है फोकस या स्क्रॉल पोजीशन का खो जाना। बिल्कुल। इसलिए इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि सही API का चुनाव कितना जरूरी है। सर्वर रेंडर्ड ऐप्स के लिए हमेशा हाइड्रेट रूट का इस्तेमाल करें। ये परफॉर्मेंस और यूजर एक्सपीरियंस दोनों के लिए क्रिटिकल है। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने आज रिएक्ट के क्रिएट रूट API को काफी करीब से देखा। ये क्लाइंट साइड रिएक्ट एप्लीकेशंस को बूटस्ट्रैप करने का आधुनिक और स्टैंडर्ड तरीका है। ये हमें एक डॉम नोड के अंदर रिएक्ट वर्ल्ड बनाने का एंट्री पॉइंट देता है। हमने सीखा कि इससे मिले रूट ऑब्जेक्ट पर रैंडम मेथड का इस्तेमाल कंपोनेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए होता है और अनमाउंट मेथड क्लीनअप के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर नॉन SPS सिनेरियोज में। और सबसे महत्वपूर्ण टेकअवेज में से एक है क्रिएट रूट और हाइड्रेट रूट के बीच का अंतर, और ये जानना कि SSR या SSG वाले ऐप्स के लिए हाइड्रेट रूट ही एकमात्र सही विकल्प है। बिल्कुल, और आगे सोचते हुए ये विचार करना महत्वपूर्ण है कि क्रिएट रूट यानी क्लाइंट साइड रेंडरिंग बनाम हाइड्रेट रूट SSR SSG के साथ का चुनाव सिर्फ टेक्निकल डिसीजन नहीं है, बल्कि ये सीधे यूजर एक्सपीरियंस को प्रभावित करता है। CSR में इंटरैक्टिविटी जल्दी मिल सकती है, लेकिन इनिशियल लोड टाइम ज़्यादा हो सकता है। SSR SSG इनिशियल लोड टाइम को बेहतर बनाते हैं, लेकिन डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़े कम्प्लेक्सिटी जोड़ सकते हैं। ये सोचना फ़ायदेमंद हो सकता है कि किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन की ज़रूरतों के लिए कौन सा अप्रोच बेहतर है, और मॉडर्न फ्रेमवर्क्स जैसे Next.js या Remix इन ट्रेड ऑफ्स को कैसे मैनेज करने में मदद करते हैं। ये एक दिलचस्प क्षेत्र है जिसे एक्सप्लोर किया जा सकता है। द फनल इफेक्ट देखने के लिए धन्यवाद।